हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके को प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँगी। तो बच्चों, अभी से आप लोग सारा अटेंशन इंटेंशन जो भी हो अपने सेशन पर दें, है ना। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिए। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सवाल अब आया है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी है बच्चों अकबर। बताओ किसने शाहजहां, सॉरी, ओ नो, मैं तो बोल चुकी आंसर। किसने ताजमहल बनवाया है। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजहां, है ना। ताजमहल को किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है ना। बच्चों, मुगल साम्राट का ये पांचवा शासक था, है ना। मुगल सम्राट का ये कौन सा शासक था, तो पांचवा शासक था, है ना। शक्तिशाली शासक था। क्लियर है बच्चों। मुगल ये ताजमहल जो है कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है ना। क्लियर है। आगरा किला से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, सॉरी 1.5 मील की दूरी पर है, वही 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है ना, आगरा फोर्ट से ही। और ये है कहाँ स्थित, तो आगरा में है। और ये क्यों बनाया गया था बच्चों, तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनाया था, है ना। इसे क्यों बनाया था, वो अपनी पत्नी की याद में बनाया था। क्लियर है बच्चों। इसमें टोटल 22 वर्ष तक काम चलता रहा था, है ना। 22 वर्ष तक ये कंटिन्यू इसमें काम चलता रहा था, तब जा कर के ये तैयार हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था बनना बच्चों, तो स्टार्ट हुआ था 1632 ईस्वी के शुरुआत में, ऐसे 1631 भी रहता कहीं कहीं। 1632 से बच्चों 1653, है ना। कोई बच्चे कह रहे होंगे तो मैम 22 साल कैसे हुआ, ये तो 21 साल हुआ। तो नहीं, तो 1631-32 तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये जनवरी में स्टार्ट हो गया था, है ना। 1632 से 1653 तक कंटिन्यू इसमें काम चलता रहा, तब जाकर ये 22 वर्षों के बाद ये संगमरमर का पत्थर, है ना, संगमरमर पत्थर से ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसमें एक दो नाम और भी है, एक है यहाँ पे हुमायूं, जहांगीर और अकबर। तो शाहजहां के पिताजी का क्या नाम था बच्चों, शाहजहां के पिताजी का नाम था जहांगीर। क्लियर है। जहांगीर किसके पुत्र थे, अकबर के। जहांगीर किसके पुत्र थे, अकबर के। और अकबर किसके पुत्र थे बच्चों, हुमायूं के, है ना। सबसे पहले कौन आया बच्चों, बाबर, बाबर आया, है ना। बाबर के बाद हुमायूं। क्लियर है। मुगल सल्तनत की नींव किसने रखी, बाबर ने रखी। ये फाउंडर है, ये फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। क्लियर है। हुमायूं, हुमायूं के बाद बच्चों अकबर आया, है ना, द ग्रेट अकबर। अकबर के बाद बच्चों, अकबर के बाद जहांगीर, है ना। और जहांगीर के बाद शाहजहां। फिर शाहजहां के बाद इसके पुत्र औरंगजेब आए, है ना। इस तरह से इनका आगे वंश बढ़ता रहा। औरंगजेब से भी आगे हैं, लेकिन एक्चुअल में औरंगजेब के जाते ही मुगल सल्तनत जो है नीचे की ओर, उसके मतलब हास कहते हैं ना, पतन होना शुरू हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, ये करंट अफेयर भी कह सकते हैं, स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं, है ना। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बच्चों ये सब क्वेश्चन। पोखरण टू परीक्षण कब किया गया था, पोखरण टू परीक्षण कब किया गया था बच्चों। इसका ऑप्शन है पहला 11 जून 1998 ईस्वी, बी है 9 जून 1998 ईस्वी, सी है 11 मई 1998 ईस्वी और डी है 20 मई 1998 ईस्वी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है
बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 मई 1998, है ना। और कहाँ किया गया था बच्चों? तो ये राजस्थान में हुआ था, है ना। राजस्थान में, है ना। ये पोखरण पोखरण में हुआ था। पोखरण जगह का नाम है। और ये वही जगह है बच्चों जहाँ पे रेतीला है, रेत है ना। राजस्थान के पोखरण में हुआ था, है ना। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था बच्चों? तो ऑपरेशन का नाम था शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। पोखरण 2 परीक्षण का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ये बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन शक्ति, है ना। पोखरण 2 में किस चीज का परीक्षण किया गया था बच्चों? बच्चों ये परमाणु बम की परीक्षण किया गया था, है ना। ये 5 परमाणु बमों की एक श्रृंखला थी, है ना। इसमें परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। क्लियर है? चलिए, अब अगला है बच्चों, इसमें से पोखरण 2 तो पढ़ लिए हम लोग, अब थोड़ा सा पोखरण 1 के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। क्लियर है? पोखरण 1 कब किया गया था? थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि जगह नहीं इधर है। चलिए बताइए सारे बच्चे, पोखरण 1 कब किया गया था? बच्चों पोखरण 1, है ना। पोखरण 1 पोखरण 1 जो है बच्चों, ये 18 मई, है ना, 1974 को किया गया था, है ना। ये कब किया गया था? 1974 को गया था। इस ऑपरेशन में इसका क्या नाम था बच्चों? इसके ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, है ना। ये जब इन दोनों बमों का ये दोनों परीक्षण का जब सफलपूर्वक प्रक्षेपित किया गया, है ना, इसके बाद से हमारा देश भी जो है परमाणु बम रखने की श्रेणी में आने लगा, है ना। ताकतवर देशों की गिनती में आने लगा भारत। इसके पहले भारत के पास अपना परमाणु बम नहीं था बच्चों, है ना। ये 5 बमों का जो है एक परीक्षण श्रृंखला थी, है ना। जिसको सबसे पहला जो 1974 में जो ये परीक्षण हुआ, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, है ना। और दूसरे में ये थे अटल बिहारी वाजपेयी बच्चों। क्लियर है? चलिए, पोखरण परीक्षण 1 और पोखरण परीक्षण 2 ये दोनों जगह सेम है बच्चों, वही राजस्थान का पोखरण, है ना। लेकिन दोनों का ऑपरेशन नाम अलग है। पोखरण 2 का ऑपरेशन शक्ति और पोखरण 1 का बच्चों स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर है? ये दोनों परीक्षण का ऑपरेशन नाम है। क्लियर है? कोडवर्ड नेम है, यही है, ये कोडवर्ड नेम है, ठीक। क्योंकि आप लोग जब ऑपरेशन किया जाता है बच्चों तो उसका एक कोडवर्ड नेम रखा जाता है ना। चलिए ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। ऑप्शन ए रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय में, ऑप्शन सी सांसद में, ऑप्शन डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भाई छापी जाती है का बात रह रहा है, तो ना तो वित्त मंत्रालय में होगा, ना संसद में होगा, और ना ही आरबीआई में होगा। इसका राइट आंसर होगा बच्चों नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, है ना। क्योंकि छापना तो प्रिंटिंग प्रेस में ही होगा ना। आप लोग को मैं बता दूं बच्चों कि भारतीय मुद्रा, है ना, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भारत में कुल 4 जगहों पर है। पहला तो नासिक दे चुका ऑलरेडी बच्चों, तो इसके अलावा मैं 3 और बता देती हूँ। एक है बच्चों देवास, दूसरा है मैसूर, समझ में आ रहा है, और तीसरा है सालवोनी। ये टोटल 4 जगह पैसे छापने की मशीन है ना, प्रिंटिंग प्रेस है। क्लियर है? मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस है। ये 4 जगह नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी ना है ये बच्चों। देखो इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार नासिक को लेकर के, देवास के लेकर के, मैसूर और सालबोनी को लेकर, है ना। ये 4 जगह भारतीय मुद्रा छापी जाती है। अब आगा अगर बच्चों सिक्कों की ढलाई, है ना, जो सिक्का जो होता है 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का जो सिक्का है ये ढाला जाता है ना, क्योंकि वे मेटल के होते हैं। तो सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ होती है बच्चों? तो सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई में,
नोएडा में। क्लियर है। इसके अलावा होता है बच्चों कोलकाता में। आप लिखते चलो, आप लोग को नहीं पता चल रहा, मैं जो बोल रही हूँ उसको बस ध्यान दो। हैदराबाद में, हैदराबाद में, है ना। इन 4 जगह सिक्कों की ढलाई होती है और इन 4 जगह भारतीय मुद्रा को छापा जाता है। नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी, है ना। यहाँ पे जो है प्रिंटिंग प्रेस है, मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस। जबकि सिक्कों की ढलाई का काम 4 जगह होता है, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। क्लियर है। चलिए, इनसे हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या चौथा, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह बच्चों जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं ना, दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है बच्चों 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1931। चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्योंकि नमक सत्याग्रह बच्चों 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, है ना। और आरंभ करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? M.K. गांधी। क्लियर है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, गांधी जी ने खुद अपने आश्रम से इसको जो है आरंभ किया था, नमक सत्याग्रह को। नमक सत्याग्रह क्यों हुआ था बच्चों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था, है ना। नमक का रेट में जो है वृद्धि कर दिया था। तो बताओ, नमक तो है हर गरीब अमीर की ज़रूरत है, अगर आप उसके ऊपर टैक्स लगा दोगे, उसका रेट बढ़ा दोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने ये जो है सत्याग्रह किया था। और लगभग उन्होंने बच्चों 24 दिन की लंबी यात्रा करते हुए नमक कानून को तोड़ा था, है ना। वहीं से अपने क्या है वो, उनका जो कुटिया था, मतलब साबरमती जो आश्रम था, वहाँ से उन्होंने टोटल 24 दिन की लंबी यात्रा करते हुए बच्चों वो दांडी नामक एक जगह पर पहुँचे। दांडी जो है वो समुद्र के किनारे का एक गांव है, वहाँ तक पहुँचे, इसलिए दांडी मार्च से भी फेमस है। क्लियर है। 24 दिन तक उन्होंने लंबी यात्रा की थी वो, और उनके ग्रुप में भी किया था, वो इन्होंने अकेले नहीं किया था। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, मारमागाओ पतन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी है केरला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मारमागाओ पतन जो है गोवा में, है ना। ये बहुत ही पुराना है बच्चों, ये बहुत ही पुराना पतन है ना। ये गोवा के दक्षिणी छोर में स्थित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? चलिए, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मूंगफली। जो भी बच्चे अगर थोड़ा बहुत खेती से उनका ताल्लुक होगा तो वो लोग इसका आंसर बता सकते हैं। गेहूं तो नहीं हो सकता, क्योंकि गेहूं में पानी की ज़रूरत होती है। जूट भी नहीं हो सकता, गन्ने में भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी पानी का ज़रूरत होता है। लेकिन बच्चों इसका राइट आंसर जो है डी है, मूंगफली, है ना। मूंगफली जो है बच्चों ये बालुई मिट्टी में होता है, अच्छा होता है, बालुई मिट्टी में अच्छा होता है ना। और उसमें इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बहुत नीचे इसको क्या कहता है, ज़मीन में अंदर गाड़ दिया जाता है ना। इसमें पानी का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, अब सूखा भी रहेगा तो ये चलता है ना। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल क्या होगा? तो मूंगफली होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना। ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 16 मार्च। कब मनाया जाता है बताओ बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च, है ना। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू लागू हुआ बच्चों? तो भारत में लागू हुआ है 24 दिसंबर 1986 को, है ना। भारत में कब लागू हुआ है बच्चों? 24 दिसंबर 1986 को, है ना। इसीलिए अगर भारत में कहीं क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है,
है ना। यहाँ पे विश्व की जगह अगर राष्ट्रीय रह जाए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। क्लियर है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। लेकिन विश्व के लिए पूछ रहा है तो 15 मार्च इज द राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग लिख लो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 1986 में, 1986 में मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया 1986, 24 दिसंबर 1986। इसी कारण भारत में संरक्षण अधिनियम भी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, है ना। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि अपना उपदेश, है ना, उन्होंने अपना पहला ज्ञान का मोती कहाँ बांटा था, है ना, कहाँ दिया था धर्म चक्र परिवर्तन। हंस क्यों रहे हो। वही ज्ञान उन्होंने सबसे पहला कहाँ पे दिया था उन्होंने। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी बच्चों वैशाली में, है ना। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था धर्म चक्र परिवर्तन का, बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में। क्लियर है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सारनाथ में। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था अपना, है ना। और बात आता है बच्चों कि सबसे अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। तो बच्चों उन्होंने अंतिम उपदेश जो है, अंतिम उपदेश, है ना, अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया था। क्लियर है। और यहीं पर वहाँ उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था, है ना। मतलब उनकी मृत्यु भी कुशीनगर में ही हुई थी। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया था, है ना। और यहीं पर उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है ना। धर्म चक्र परिवर्तन वो ज्ञान देने को कहा जाता है, ज्ञान को देने को, है ना। और निर्वाण कहा जाता है बच्चों ज्ञान की प्राप्ति को। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कॉफ़ी। हमें नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है आप लोगों को, आप सब जानते हो। आप लोग यहाँ रबड़ का खेती देखे हो करते हो किसी को, चाय का कॉफ़ी का नहीं देखे हो, है ना। ये सब तो यहाँ के लिए ऑड है। तो ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, है ना। गन्ना, गन्ना को कर देते हैं। अगर आलू प्याज रहता तो मैं उसे मारवाती, क्योंकि आलू यहाँ होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता है। गन्ना से तो ज़्यादा ही होता है आलू और प्याज, लेकिन यहाँ पे गन्ना दे रखा है तो गन्ना को मारेंगे, क्योंकि चाय रबड़ और कॉफ़ी तो यहाँ होती नहीं है, तो उसकी तो बात ही करो, छोड़ दो। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, गन्ना। क्लियर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, है ना। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए है बच्चों 1952, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1979 और ऑप्शन डी है 1959। चलिए बताइए पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। चलिए बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1959, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। भारत में बच्चों सर्वप्रथम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के दिन 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई, है ना, है ना। और ये किनके द्वारा किया गया था बच्चों, तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा, है ना, नेहरू जी के द्वारा किया गया था। क्लियर है, नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन आती है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था। तो बच्चों ये किस राज्य में किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था लागू, राजस्थान में। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर
NAGUR, नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है ना। और नागौर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों बागधरी गांव में लागू किया गया था ना। बागधरी, बागधरी गांव में लागू किया गया था, शुरुआत किया गया था सबसे पहला, है ना। जो स्थानीय शासन व्यवस्था है ना बच्चों, उसी की बात यहाँ पे हो रही है, पंचायती राज से उसी का तात्पर्य है ना। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बागधरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, है ना। मुखिया का चुनाव हुआ, समझ में आ रहा है ना, सरपंच पंच जो भी है, मतलब कि कहने का मतलब एक तरह से जो है, जो सबसे शासन की जो सबसे नीचे की इकाई है पंचायती राज व्यवस्था, है ना जी। स्थानीय शासन व्यवस्था जिसको बोलते हैं, वो भारत में, स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुई, और ये नेहरू जी ने किया था, है ना। क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, जार्विक जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन क्या है? ऑप्शन ए है लैटिन अमेरिकी देशों का संगठन है, ऑप्शन बी है कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन सी भारत का इनसैट श्रृंखला का नवीनतम उपग्रह है, या ऑप्शन डी अफ्रीका में सक्रिय आतंकवादी ग्रुप है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जार्विक सेवन क्या है? लैटिन अमेरिका देशों का संगठन या कृत्रिम हृदय है? बताइए बच्चों, आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ बच्चों, ये एक कृत्रिम हृदय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, है ना। ये एक कृत्रिम हृदय है बच्चों, है ना, जिसे किसने बनाया था? डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था, डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था। और नाम पर ये जो उन्होंने जार्विक सेवन जो हृदय बनाया है ना, हार्ट जो बनाया, शेप जो बनाया, उसका नाम पड़ गया जार्विक सेवन, है ना। बच्चों एक क्वेश्चन और पूछता है हमेशा कि कृत्रिम हृदय लगाने वाले पहला व्यक्ति का नाम क्या था? वो कौन सा व्यक्ति है जिसे कृत्रिम हृदय लगा करके उसको जिंदा रखा गया, है ना, आर्टिफिशियल हार्ट लगा के उसे जिंदा रखा गया? तो बच्चों वो अमेरिका के एक डेंटिस्ट थे, है ना, डॉक्टर वर्नी क्लॉर्क, है ना। अमेरिका के थे डॉक्टर वर्नी क्लॉर्क, है ना, डॉक्टर बर्नी क्लॉर्क, समझ में आ रहा है ना। इनको सबसे पहले यही जार्विक सेवन लगाया गया, है ना। और इनको लगाने के बाद ये लगभग 112 दिन तक जीवित रहे थे बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से पहले व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले जो है कृत्रिम हृदय लगाया गया, कृत्रिम हृदय का जो है सक्सेसफुली ऑपरेशन जो है सक्सेस हुआ, है ना। तो डॉक्टर बर्नी क्लॉर्क को कृत्रिम हृदय लगाया गया, जिससे वो 112 दिन तक जीवित रहे थे, है ना। लेकिन फिर लास्ट में वो डेथ कर गए। चलिए इनका जो अपना जो ओरिजिनल हार्ट था, है ना, नेचुरल हार्ट था, उसको हटा करके वहाँ पे जार्विक सेवन को फिट किया गया ऑपरेशन से। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी समीर सोनी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी शरद पवार। पगारे लिख दिया, पवार होता है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, रामचंद्र गुहा। क्लियर है? रामचंद्र गुहा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। ओलंपिक खेलों में, प्रश्न संख्या 13 बच्चों, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछ चुके। तो बताइए बच्चों, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है बच्चों पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है लवलीन बोरगोहेन, ऑप्शन सी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला। और मैं बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। मैं 1-2 एग्जाम में इसको फेस कर चुकी हूँ बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्णम मल्लेश्वरी, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी। बच्चों कर्णम मल्लेश्वरी को सिडनी 2000 का ओलंपिक खेल में जो इनको कांस्य पदक मिला था, है ना। और ये किस चीज़ की खिलाड़ी है बच्चों? तो ये वेट लिफ्टिंग की है ना।
भारोत्तोलन जिसको बोलते हैं, भारोत्तोलन बोलते हैं ना, भारोत्तोलन, है ना, वो उसकी खिलाड़ी है ये, है ना। ओलंपिक खेलों में सबसे पहली जीतने वाली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो और पूछता है कभी कभी कि वो किस खेल से संबंध रखती थी, तो भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग बोल सकते हैं, है ना। और कब इनको मिला बच्चों? तो 2000 में मिला, है ना। 2000 सिडनी ओलंपिक में मिला था। कब मिला था? 2000 सिडनी ओलंपिक में। बच्चों में अभी हाल फिलहाल के इससे कुछ एक करेंट अफेयर निकलता है, मैं बात करती हूँ कि टोक्यो ओलंपिक में बच्चों वेट लिफ्टिंग में किनको मिला था पदक अभी कुछ दिन पहले 2021 में? जी हाँ, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग के ऊपर उधार रहा है ना, मैं अगले सेशन में आप लोग से पूछूंगी। आप लोग टोक्यो ओलंपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आइएगा, क्लियर है, कि किन्हें क्या मिला था, है ना। क्लियर है ना। भाला फेंक में किन्हें मिला था, वेट लिफ्टिंग में किसे क्या मिला था, है ना, बैडमिंटन में किसे मिला था क्या, ये सब चीज़ मैं आप लोग से पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। इसलिए आप लोग टोक्यो ओलंपिक जो अभी 2021 में हुआ है ना, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक, उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करके आइए आप लोग। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगी उसके बारे में, क्लियर है। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 14। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? तो बहुत इजी प्रश्न है बच्चों। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए है फार्मोसा, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी मोसोपोटामिया, ऑप्शन डी बर्मा। बताओ, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? म्यांमार का प्राचीन नाम ऑप्शन डी हो जाएगा बर्मा, है ना। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? बर्मा, क्लियर है। म्यांमार की राजधानी क्या है बच्चों? म्यांमार की राजधानी है रंगून, है ना। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? रंगून, है ना। इसकी करेंसी क्या है बच्चों? करेंसी, इसकी करेंसी है बच्चों क्यात, है ना। बर्मिस क्यात, क्यात KYAT, क्यात। इसकी करेंसी क्या है? क्यात है, क्लियर है। इसकी राजधानी कहाँ है बच्चों? रंगून है। चलिए, अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी बिहार। बिहार में है जी, आप लोग देखिए। जी नहीं, बिहार में नहीं है, तो बिहार तो ऑप्शन से ऐसे ही कट गया। चलो, अब 3 ऑप्शन है आपके पास, बताओ सब फटाफट। बच्चों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जो बच्चे दिल्ली गए होंगे कभी, उन्होंने देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है ना। ये बहुत ही खूबसूरत नमूना है बच्चा। ये जो ताजमहल है ना, ताजमहल में जो 4 मीनार देख रहे हो, है ना, ये हुमायूं के मकबरे से ही संबंधित है। आप लोग एक यूँ कह सकते हैं बच्चों कि हुमायूं के मकबरे ने जो है ताजमहल को जन्म दिया है ना। बहुत ही ये लाल स्टोन से बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है ना रेड फोर्ट, उसी तरह से ये भी बना हुआ है। मैं देखी हूँ इसलिए मुझे पता है। और इसको किसने बनवाया था बच्चों? तो इसे बनाया था हुमायूं की विधवा बीवी जो थी, है ना, उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, है ना, उनकी ये पत्नी थी, विधवा थी। इन्होंने ही अपने पति की याद में ये मकबरा बनवाया था, क्लियर है। ये भी बहुत बार पूछता है, हमीदा बानो बेगम, ये ना गलती से हो गया था, हमीदा बानो बेगम, क्लियर है बच्चों। कब बना था? तो 1562 में बना था बच्चों, 1562 ईस्वी में, है ना। इसके वास्तुकार कौन थे बच्चों? वास्तुकार समझते हो ना, इसके आर्किटेक्टर कौन थे बच्चों? तो ये अफ़गान से मंगवाई थी, है ना, अफ़गानिस्तान से। आर्किटेक्टर का नाम था बच्चों मिराक मिर्ज़ा घियास। अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख लो, है ना, मिराक मिर्ज़ा घियास, है ना। ये भी बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए मैं लिखा दे रही हूँ। इसके वास्तुकार कौन थे? मिराक मिर्ज़ा घियास, है ना। इनकी पत्नी ने इन्हें बुलाया था, कहाँ से? अफ़गानिस्तान से बुलाया था इनको बनाने के लिए, हुमायूं का मकबरा बनाने के लिए, क्लियर है बच्चों। हुमायूं किनके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे, है ना। चलिए, आज का क्लास यही समाप्त होता है बच्चों। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, है ना, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। बच्चों, आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो कि मैम मैं ऐसे नहीं समझ पा रही हूँ, ऐसे नहीं समझ, आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें बच्चों, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर करें,
तभी जो एक, क्योंकि आप लोग का लाइक शेयर ही बच्चों कोई टीचर के लिए मोटिवेशन होता है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में तो यही चीज़ होता है ना। ऑफलाइन तो है नहीं कि हम एक एक से खड़ा करके पूछ सकते हैं आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोग लाइक करोगे तो मैं समझूंगी कि चलो अच्छा चल रहा है क्लास, है ना। कमेंट करके बताओगे तो मैं आप लोग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी और मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलो, तो आज के लिए यही बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।